हम बात कर रहे हैं आज। सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो हम आज बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के सब्जेक्ट की, वो है हमारा भूखंड की आकृति। हमें किस प्रकार का भूखंड चाहिए, जिसके लिए जिस पर निर्माण कार्य हमें करना है उसको हम समझें, उसको जानें। तो आज हमारा जो टॉपिक इसी पर आधारित है कि भूखंड की आकृति किस प्रकार की होनी चाहिए। वस्तुतः आप देखें हैं कि जब भी गृह निर्माण की बात आती है तो गृह निर्माण के लिए चाहे हम पूर्व काल में जाएं या वर्तमान आधुनिक परिवेश में देखें, तो सबसे पहले जैसे ही हमारी भू परीक्षा होती है, भूमि परीक्षा हम करते हैं और भूमि का चयन हमें करना होता है, तो यदि भूमि हमें उपयुक्त दिखती है तो अगला जो प्रश्न आता है वो यही है कि भूखंड की आकृति किस प्रकार की हो। ठीक है, इसमें हम भूखंड की आकृति के लिए बहुत बड़ी बात यह है कि हर जगह का या हर स्थान का जो एक अपना इतिहास है, संस्कृति है, उसके अनुसार उसके हम भूखंड की आकृति या आकार को उसके अकॉर्डिंग निर्धारित करते हैं। क्योंकि स्थान विशेष के अनुसार उस जगह की जो जलवायु हो वो अलग होगी, तो उस हिसाब से वहाँ की भूखंड की आकृति जो निर्धारित होती है कि भाई भूमि किस प्रकार की है, कैसी है, तो ये हमें ध्यान रखना होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि चतुरस्त्रादीप्याकाराम सिंहोच्छाश्वेभ रूपिणीम। मतलब क्या कह रहे हैं कि ऐसी भूमि जिसके चारों तरफ रास्ता हो। ठीक है। दीप्याकाराम मतलब जो द्वीपाकारा, मतलब जैसे द्वीप के समान हो, थोड़ा उठी हुई हो। ठीक है। या जैसे वर्गाकार हो, जिसे हम बोलते हैं वर्गाकार हो। व्याघ्र के सिंह मतलब सिंह के आकार की, व्याघ्र के आकार की, अश्व के आकार की या बैल के आकार की हो। इस तरह की उन्होंने बताई हुई शास्त्रों में कि इस तरह की हो। हाँ, या वृत्ताकार हो। किंतु ये सब चीजें जो बताई हैं शास्त्रों में, उसमें साथ में एक लाइन और लिखी है, देव नामपि दुर्लभम। मतलब ऐसी जो भूमि है, ऐसा जो भूखंड की आकृति है, वो देवताओं के लिए भी मिलना दुर्लभ है। तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने स्थान के अनुसार, जो भी स्थान की कहना चाहिए, जो प्रकृति है उसके अनुसार जो भी भूमि मिलेगी उनको हम बात करेंगे। तो इस दिशा में जो व्यवहारिक प्रयोग हमें देखना है वो ये देखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में कोई चीज कह दी है तो एज इट इज वो मिल ही जाएगी। हम ये नहीं करें कि मिलेगी नहीं, लेकिन मिलना उसका थोड़ा सा कठिन है। तो कठिन है तो क्या हम उसी के लिए बैठे रहेंगे? नहीं, तब शास्त्रों में अन्य व्यवस्थाएं भी दी गई हैं, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। जैसे इस संदर्भ में सबसे पहले जो भूखंड आता है वो है वर्गाकार भूखंड। जैसे ये आकृति इसमें दिख रही है, वर्गाकार आकृति है। इसमें चारों भुजाएं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बनता है। जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। और ऐसा जो भूखंड है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, कोई भी कोना कटा वटा नहीं है, बिल्कुल एकदम बढ़िया है, निर्दोष है, तो ये जो भूखंड है ये प्राकृतिक अवस्थाओं के हिसाब से, प्राकृतिक स्थिति के हिसाब से बहुत अनुकूल होता है। और इसमें प्रकृति के अनुसार ऊर्जा का भरपूर संतुलन बना रहता है। जब ऐसा होगा तो ऐसा भूखंड सबसे उत्तम माना गया है। और इसकी शुभता क्या होगी? शुभता ये होगी कि इसके स्वास्थ्य, धन, कीर्ति, हाँ, मान सम्मान, यश, इसकी प्राप्ति यहाँ रहने वाले लोगों को होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, वास्तव में हम बार बार कहते हैं कि हम अपना जो वहाँ किसी भी जगह पर रहने वाले लोग हैं उनकी जो ऊर्जा है और वातावरण की जो ऊर्जा है, उनके बीच में एक तादात्म्य में स्थापित करना है। उनके बीच में एक संबंध स्थापित करना है। जब ये संबंध सकारात्मक होगा तो उन व्यक्तियों के मनोदशा पर, उनके क्रियाकलापों पर इसका सीधा साधारण प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण वह जो भी काम करेंगे उसमें उनको सफलता मिलेगी। तो जाहिर सी बात है इनका लाभ उन लोगों को, वहां रहने वाले लोगों को मिलेगा। इसी प्रकार जब कहा गया है दूसरा, अगर इस टाइप की भूमि नहीं मिले तो हमें दूसरा जो आता है वो आता है आयताकार भूखंड। जिस तरह से दिया हुआ है इसको भी अच्छा माना गया है। बट इसमें दो चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे ये मैंने लिखा हुआ है तो ये आयताकार, तो इसको अगर अपन जैसे राइट में पूरब मानते हैं और लेफ्ट में पश्चिम हो गया, तो ऊपर जहाँ आयताकार लिखा है उस साइड उत्तर होगा और नीचे दक्षिण हो जाएगा। जिस तरह से अपन ने समझा है दिशाओं को, तो उसके हिसाब से तो ये जो भूखंड है इसमें हमने जो देखा, तो ये आयताकार भूखंड वैसे ठीक होता है, लेकिन किस स्थिति में गड़बड़ होता है, जैसे ये जो दिया हुआ है, तो इस तरह का आयताकार भूखंड जो कि दक्षिण दिशा की तरफ बड़ा हो,
जो दक्षिण दिशा इसकी अधिक चौड़ी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दक्षिण दिशा जो हम बना रहे हैं सुफलप्रदायक लिखा है, वो वाली साइड जो है, या आयताकार लिखा हुआ है दूसरी तरफ, तो ये दोनों उत्तर दक्षिण दिशा है। तो दक्षिण दिशा चौड़ाई ज्यादा लिए हुए है, तो इससे क्या होता है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, पूरे दिन भर सूर्य की गर्मी आएगी, तो उसके कारण जो पराबैंगनी किरणें हैं उनका प्रभाव ज्यादा रहेगा, जो नुकसानदायी है। तो इसलिए इसमें क्या है, इस तरह का नाम होकर, जिसकी उत्तर से दक्षिण की तरफ ना होकर, बोला ऐसा जो दिशा जिसकी पूरब से पश्चिम चौड़ाई ज्यादा हो और उत्तर और दक्षिण वाली साइड की चौड़ाई कम हो, मतलब इसको अगर अपन सीधे खड़ा कर दें इस वाले इसको, तो इस तरह से माने, तो ये वाली जो साइड है वो ठीक होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, जो अभी साइज बना हुआ है ये सूर्य वीथी है, तो वो चंद्र वीथी हो जाएगा। तो उसमें आपको इंफ्रारेड जो रेज होती हैं सूर्य की, जो कि शरीर के लिए लाभकारी भी होती हैं, उनका आपको अच्छा कहना चाहिए परिणाम मिलेगा। तो ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, इस चीज की बात कर रहे हैं, ये हमें ध्यान देना होगा। यहाँ पर हमें सूर्य वेदी और चंद्र वेदी का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो सूर्य वेदी जो रहता है, ये जो शेप दिया है, ये सूर्य वेदी का है। अगर इसको हमने राइट साइड पे पूरब मान लिया, इसको अगर हम खड़ा कर लें तो अपोजिट हो जाएगा, तो वो चंद्र वेदी हो जाएगा, तो वो ज्यादा ठीक रहता है। इसमें क्या है, गर्मी का प्रभाव भी ज्यादा होगा, इसलिए हम इसको नहीं मानते। इसके बाद अगला आता है षटभुजी या छह भुजाओं वाला। षटभुज जिसे हम बोलते हैं, ये षटभुज है, छह भुजाएं हैं इसकी। तो ऐसा भूखंड, षटभुज वाला भूखंड अच्छा माना गया है, यद्यपि उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो कब ठीक है, जब उसकी सभी भुजाएं बराबर हों। यदि भुजाएं छोटी बड़ी कटी फटी हैं तो उसे बराबर नहीं मानना है। ठीक, क्यों? क्योंकि ऐसी दशा में जब उसकी भुजाएं छोटी बड़ी या कटी फटी होंगी, तो वहां क्या होगा, वहां पर हो सकता है कि कुछ कोण जो है इसके वो कट जाएंगे, जिसके कारण उनकी शुभता कम हो जाएगी। तो साधारण तौर पर इसको छठ भुजा वाला जो है, छह भुजा वाला जो भूखंड है, वो ठीक माना जाता है। इसको भी शुभ प्रदायक माना माना जाएगा, शुभता देता है, ऐसा हम मान के चलते हैं। इसके बाद हम आगे करते हैं, तो बात करते हैं हम वृत्ताकार की। तो वृत्ताकार में क्या होता है भाई, वृत्ताकार जैसे आप देख ही रहे हैं चित्र में, तो वृत्त के आकार का भूखंड है, बिल्कुल गोल है। साधारण तौर पे ये भूखंड जो है वो अच्छे होते हैं, लेकिन इनमें एक ध्यान देने योग्य बात है। अगर हम इसको जो पुराने सिद्धांतों के अनुसार देखें, तो ऐसा भूखंड धन और संपदा संपन्नता को रोके रखता है, ऐसा माना गया है कि धन संपन्नता का कारक होता है। किंतु कब, साथ ही ये भी कहा गया है कि ऐसा भूखंड रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो फिर किसके लिए उपयुक्त होगा? तो ऐसा भूखंड व्यवसायिक या ऐसी गतिविधियां जो कि सार्वजनिक तौर पे की जाती हैं उनके लिए उपयुक्त है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर जैसे आप देखें अगर भारतवर्ष में, तो आप ऐसी कई जगह देखेंगे जिनका निर्माण सर्कुलर है, मतलब ये वृत्ताकार है, जैसे अपनी पार्लियामेंट, संसद, उसका पूरा इसी तरह का सर्कुलर है। तो कहा गया है इसमें शास्त्रों में ही कि अगर इस तरह का भूखंड है तो उस पर निर्माण कार्य भी सर्कुलर किया जाए, मतलब वृत्ताकार पे वृत्त के आकार का ही निर्माण कार्य किया जाता है, तो वह ज्यादा उपयुक्त हो जाता है। किंतु वहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि ये जो है व्यक्तिगत उपयोग के लिए ना होकर, जैसे आप देखते हैं क्रिकेट का या हॉकी का या जो ग्राउंड है वो भी क्या बनता है, इसी फॉर्म में बनता है, सर्कुलर। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो आपका किसी मार्केट का निर्माण करना है, तो वो ऐसा हो सकता है जो किसी व्यक्तिगत उपयोग के लिए ना हो, यद्यपि वो किसी सार्वजनिक या व्यवसायिक गतिविधि के लिए है, तो वो ज्यादा लाभकारी साबित होती है इस केस में। तो ये वृत्ताकार का हुआ। इसके बाद आ गया आपका अष्टभुज भूखंड। इसमें क्या होता है भाई, इसमें ये भूखंड अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, हमने पहले भी कहा था षटभुज में भी, तो ये वहां भी ठीक है, तो इसलिए इसको हम उपयुक्त भी मानते हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संतुलन की स्थिति जल्दी बन जाती है, क्योंकि प्राकृतिक जो ऊर्जा है वो यहाँ पर संतुलित की जा सकती है, क्योंकि सभी कोण से ऊर्जा बराबर बराबर आपको मिलेगी, इसलिए इसको हम अच्छा मान के चलते हैं। तो ये इस तरीके से देखा जाए तो ये जो उतने भूखंड है, उनमें एक विशेष बात अगर आप ध्यान दे रहे होंगे कि भुजाएं कटी फटी नहीं होनी चाहिए, मतलब कहीं से भी ऐसी जो भुजाएं हैं, जैसे हम पीछे भी देख रहे हैं, इसमें भी सारे कोण पूर्ण होने चाहिए, कोई भी कोना कटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कोई कोना कट जाता है तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। हम आगे इन दोषों के विषय में चर्चा करेंगे,
अभी हम केवल आकार की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा ये जितने भी अभी हमने देखे हैं भूखंड, किसी को भी भुजा उसकी कटी फटी नहीं। इसके बाद जो आता है अंडाकार, इसको बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं माना गया है, क्योंकि अंडाकार जो भूखंड है वो बहुत ही कष्टकारी होता है। इस पर अगर मकान बना लिया और व्यक्ति जो रहने लगता है तो उसे नाना प्रकार की व्याधियों का सामना करना पड़ता है। ये परेशानियां मानसिक हो सकती हैं, ठीक है, या शारीरिक भी हो सकती हैं। तो इसलिए ये जहां तक हो सके इस अंडाकार भूखंड को अवॉइड करना चाहिए, इस पर निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं विषम कोणीय। विषम कोणीय में क्या होता है भाई, ये आप देख रहे हैं इसके कोई भी कोण बराबर नहीं है, ये थोड़ा सा तिरछेपन पर है। तो इस तरह का जो भूखंड होता है ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक जो ऊर्जा है और जो इस स्थान की ऊर्जा है, दोनों के बीच में साम्यता नहीं होती। साम्यता मतलब उसके बीच में अनुकूलता नहीं है, तो एनर्जी का डिस्टरबेंस होता है, और एनर्जी का डिस्टरबेंस होने के कारण ये जो भूखंड है ये उपयोगी साबित नहीं होता। और यहाँ रहने वाले लोग, जनरली इसमें जो लोग रहते हैं उनके बीच में मतभेद होना और उनके बीच में कलह होना, ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं। तो ये अशुभता का प्रतीक है, तो धनहानि भी हो सकती है। इसलिए ऐसे भूखंड को हमें साधारण तौर पे अवॉइड करना चाहिए। फिर आता है त्रिकोणीय भूखंड। त्रिकोणीय भूखंड से अभिप्राय क्या है, तो हम साफ देख ही रहे हैं, चित्र में भी दिया हुआ है। एक ट्रायंगुलर शेप में है। ट्रायंगुलर शेप में जब होने से क्या हुआ, ट्रायंगुलर शेप में होने से सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो भूखंड है ये किसी भी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं मान के चल रहे, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसकी अशुभता जो है वो यहाँ पर कोई ना कोई झगड़ा विवाद की स्थिति बनी रहेगी, और अग्नि या ऐसी किसी कारण से कोई ना कोई हानि होने की संभावना बनी होगी, संतान हानि की संभावना बनती है। इसलिए इसको उपयुक्त नहीं मानते, इसको हमें छोड़ना ही शुभ है। अंडाकार भूखंड और त्रिकोणीय भूखंड दोनों ही पूर्ण रूप से नुकसानदायी हैं, इनका प्रयोग करने से बचना चाहिए, ऐसा विचार दिया गया है शास्त्रों में। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब ये जो जितने भी भूखंड अभी तक हमने देखे, इनमें देखिए विषम कोणीय हमारे लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, ठीक है, अंडाकार उपयुक्त नहीं है, और त्रिकोणीय भी हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी इसके पहले के हम जितने भी देख रहे थे, चाहे वो आपके अष्टभुजी हो या आपका षडभुज हो या वर्गाकार हो या आपका आयताकार हो, ये सब हमारे लिए उपयोगी कहे गए। याद रखने की क्या बात है, यहाँ याद रखने की बात यह है कि कौन सा भूखंड उपयुक्त नहीं है, पहले हम ये दिमाग में रखें। तो हमने देखा कि ये अंडाकार भूखंड है या आपका विषम कोणीय है या आपका ये त्रिकोणीय है, तो इनको हमें बिल्कुल अवॉइड करना है, इनमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है सुधार की। अब यदि कोई ऐसा भूखंड लेना चाहता है तो क्या होगा, तब हम इसकी चर्चा भी बताते हैं कि अगर किसी ने कहा कि साहब मुझे लेना ही है, तो देखिए पहली बात तो ये मान के चलिए कि फिर हम जितने भी उपाय होते हैं, प्राइमरली कोई चीज क्या है, जो प्राइमरली कोई चीज अगर खराब है तो खराब है, तो फिर उसके परिणाम तो खराब होंगे। अब उसमें हम थोड़ा बहुत गुंजाइश करते हैं, तो कोई चीज का अगर मान के चलिए ओरिजिनल शेप खराब है तो उसको हम सही आकार में लाने का प्रयत्न करेंगे तो कितना ला सकते हैं, थोड़ा बहुत ला सकते हैं। तो इसलिए उसमें कहीं ना कहीं वो परेशानी व्याप्त रहती है, इसलिए ऐसी चीजों को हम बहुत ज्यादा सही नहीं कर पाते। अब ये देखिए, ये भूखंड बहुत आवश्यक है समझना। ये जो है इसको गौमुखी और सिंहमुखी भूखंड कहते हैं। होते ही एक तरह के ही हैं, बट इनमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे आप इस भूखंड को देखिए, ये क्या कह रहे हैं, इनका जैसे मैंने प्रवेश मार्ग की लाइन लिखी हुई है, तो इसको उसके आधार पर समझ सकते हैं, तो जल्दी समझ में आएगा। एक है गौमुखी भूखंड और दूसरा है सिंहमुखी, इसको व्याघ्रमुखी बोलते हैं। गौमुखी में क्या होता है, जहां से हमारा प्रवेश होगा घर में, तो जो घर का फ्रंट है वो सकड़ा होता है, मतलब छोटा होता है, और जो बैक साइड है वो चौड़ी होती है उससे। तो आगे का जो छोटा होगा मार्ग, जहाँ से हम प्रवेश करेंगे मकान में, और पीछे जो है चौड़ाई ज्यादा होगी। तो ये गौमुख के हिसाब से बन जाता है। अगर आप देखें तो गाय का जो मुख होता है वो उसी तरीके का होता है, आगे से छोटा होता है, और जहाँ आंखें होती है माथा, वो चौड़ा होता है। तो मुख से जैसे कुछ भी प्रवेश करता है वो जगह छोटी होती है। इसी तरह से लेकिन उसके विपरीत अगर हम देखें तो सिंहमुखी में जहां से प्रवेश होता है वो स्थान बड़ा होगा, और पीछे का स्थान जो है वो छोटा होता है, मतलब गौमुखी के विपरीत होता है। तो वैसे तो ये दोनों भूखंड बहुत अच्छे कहे गए हैं शास्त्रों में,
कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें ध्यान रखने की बात है। इसमें यदि हम देखें तो ईशान कोण की तरफ बढ़ा हुआ जो भाग होता है वो ज्यादा उपयुक्त माना गया है, बजाय इसके और भी कोई कोना बढ़ा होगा जिसको हम आगे बताएंगे जब इसको आगे, कि भूखंड का कौन सा कोना दीर्घ है, कौन सा कोना बढ़ रहा है, उसके हिसाब से भूखंड की एनर्जी कैसी रहेगी, हम आगे अगले एक अध्याय में इसकी अलग से चर्चा करेंगे। अभी तो केवल हम ये देखते हैं कि इसमें हमें ध्यान क्या रखना है। इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि जो गौमुखी भूखंड हो उसका ईशान कोण बढ़ा हुआ हो तो वो उपयुक्त है। मतलब पूर्व, उत्तर और उत्तर पूर्व, ये जो पूरा एरिया है वो यदि बढ़ा हुआ होता है तो उपयुक्त है, किंतु इसके विपरीत जो एरिया है दक्षिण पश्चिम, ठीक है, और दक्षिण पश्चिम ये एरिया अगर बढ़ा हुआ है तो वो ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनता है। तो जो आवासीय पर्पज के लिए हम देखते हैं, रेसिडेंशियल पर्पज के लिए हम देखते हैं तो गौमुखी भूखंड ठीक है। जो लोग बिजनेस क्लास लोग हैं या बिजनेस करते हैं और बिजनेस व्यवसायिक दृष्टि से ऐसा भूखंड उनको रखना है तो वो रख सकते हैं और उसमें निवास भी कर सकते हैं। जैसे अपने यहाँ आप देखें दाल बाजार में कई लोग, नीचे उनका शॉप है, पूरा मार्केट है, और ऊपर वो रहते हुए हैं तो ऐसे लोग रह सकते हैं, व्यापारिक लोग रह सकते हैं ऐसे भूखंड में, लेकिन व्यापारिक गतिविधियों के लिए ये ज्यादा उपयुक्त है, और तो व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पहले इसका प्रयोग होना चाहिए। साथ ही साथ अगर व्यापारी लोग चाहें तो उसको आवासीय पर्पज से यूज कर सकते हैं, किंतु बाकी लोगों के लिए आवास के लिए शुभ नहीं है, तो इसको शुभता की श्रेणी में नहीं लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर विशेष बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जब आपसे कोई क्लाइंट आता है पूछता है तो हमें पता होना चाहिए कि हम इसको किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कहीं कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। इसके बाद आता है अर्धवृत्ताकार भूखंड। अर्धवृत्ताकार क्या होता है? साम आपको जैसे दिख रहा है, ये आधा वृत्त जो हमने पूरे पहले वृत्त देखा उसको काट दिया है, आधा वृत्त बना दिया है, तो ऐसा भूखंड तो पूर्ण रूप से बेकार है, क्योंकि कटा फटा हो गया। जो भी भूखंड कट जाए, चाहे किसी भी कोने से कटे, कौन से कटे, वो भूखंड अच्छा नहीं होता, उसमें शुभता नहीं होती। ऐसा भूखंड दुख, दरिद्रता व अशुभता का कारक बनता है, तो ऐसे भूखंड से हमें बचना चाहिए। इसके बाद स्टार शेप्ड भूखंड आता है, ताराकार, जैसे अपना तारा होता है उस प्रकार से इसके अलग अलग कोण बने होते हैं। तो यह भूखंड भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसके अगर ऐसे भूखंड पे कोई व्यक्ति रहता है तो उसमें उसे कानूनी अड़चने हैं, मुकदमेबाजी है, अशुभता है, आर्थिक हानि है, ये कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। हालांकि बहुत सारे और भी कई सारे शेप हो सकते हैं जिन पे हम चर्चा कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, कोई भी शेप हो, हमें अगर इतने शेप ध्यान नहीं रखने तो हमें जो अच्छे शेप में पहले बहुत ध्यान रख लें, जैसे आयताकार, वर्गाकार, ठीक है, इस तरह के अष्टभुजी, षटभुजी, ये भूखंड ठीक है। इसके अलावा सारे भूखंड जिनके किसी के भी कोना कटा हुआ है, कोई कोण पूरा नहीं है, किसी भी तरीके से उसमें आड़ा तिरछापन है, तो वो भूखंड खराब होगा। जैसे अगले भूखंड की अब बात करते हैं, इस तरह का भूखंड, ये कोणीय भूखंड है, तो ये भूखंड अच्छा नहीं माना जाता। इस आप देखें इसमें दो कोण अलग अलग बन रहे हैं, मतलब दो ट्रायंगल जोड़ दिए हैं मैंने, बीच में लाइन एक खींची हुई है, उससे समझ में आ रहा है कि ये मतलब बर्फी के आकार का है, और उसमें आप देखें तो बीच में लाइन खींच दी है, तो एक तरह से ऊपर नीचे दो ट्रायंगल बन गए हैं। ये जो दोनों ट्रायंगल दिए हुए हैं ये बता रहे हैं कि इस तरह का कोई भी भूखंड है वो बहुत ही गलत होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला तो ये दाम्पत्य जीवन में कलह आदि उत्पन्न करता है, और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये अनुकूल नहीं होता। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही प्रतिकूलता दिखाता है, गड़बड़ करता है, इसलिए हमें ऐसे भूखंड से बचना चाहिए। फिर हम बात करते हैं अगले की, तो ये है कैप्सूल के आकार का। जैसे आपका कैप्सूल होता है, ये थोड़ा शेप पूरा नहीं है, ये थोड़ा बेलना आकार है, मतलब कौन शेप में है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कैप्सूल के आकार की, तो आपने ऐसा कैप्सूल देखा है, उस टाइप का रहेगा उसका, थोड़ा सा पॉइंटेड, जो जिसमें ज्यादा बना हुआ है उसको अगर अपन देखें तो जैसे कैप्सूल के किनारे होते हैं उस तरह का रहेगा दोनों साइड से। तो इस तरह का भूखंड भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि इसमें आर्थिक हानि की संभावना ज्यादा बनी रहती है।
फिर है टी शेप भूखंड। टी शेप में क्या आ रहा है, जिससे हमारा अंग्रेजी का जो अक्षर है टी, ये उसके शेप का रहता है। और इसमें आप देखिए कि अगर देखें तो ये एक साइड से चौड़ाई ज्यादा है, एक साइड से लंबाई ज्यादा है, बाकी साइडें है नहीं। तो ये भूखंड तो बिल्कुल पूरी तरह से खराब है। और ये जो भूखंड यदि हम यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और अशुभता इस भूखंड के परिणामों में देखी गई। तो इसलिए अब कुछ जगह इसमें लिखा हुआ है, सिद्धांत दिया हुआ है कि ऐसा जो भी व्यक्ति इस भूखंड पर अपना मकान बनाता है वो 4 से 5 साल में इसको बेच देता है, उससे ज्यादा रह नहीं पाता क्योंकि इतना परेशान हो जाता है। कहते हैं कि इसमें पहले जो 4 लोग जो इसके मालिक होते हैं ऐसे भूखंड के, वो बहुत ही परेशान होते हैं, लेकिन 5वें से शुभता आना चालू हो जाती है। अब ये कितना सही है व्यवहारिक प्रयोग में भी मैंने नहीं देखा है, क्योंकि मेरे प्रयोग में ऐसे भूखंड आए नहीं अभी। लेकिन जो शास्त्रों में किताबों में लिखा है उसके हिसाब से यही कहा गया है कि ये वैसे तो अशुभ है, लेकिन यदि इसको कहीं एक जगह मैंने पढ़ा था तो उसमें दिया हुआ है कि यदि कोई इसको लेता है तो पहले 4 लोगों के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है। जो शास्त्र कह रहे हैं बात सही है, लेकिन बोले 5वें खरीदार से ये उपयुक्त हो जाता है, उसके लिए उपयुक्त रहे। अब कितनी सत्यता है ये व्यवहार में जब प्रयोग में आएगा तब मैं उसका बता पाऊंगा, अभी तो मेरे प्रयोग में नहीं आया है। अगला है मंदिर के आकार का भूखंड। ये क्या रहता है, ये जैसे हमारा मंदिर की तरह भी पॉइंटेड रहता है। तो इसमें अगर आप देखें जो शेप बना के दिया हुआ है, अगर इस टाइप भूखंड है तो आप मान के चलिए कि ऐसा भूखंड किसी भी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसके कोण कटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी जीवन में अशुभता ही लाता है। लेकिन इसमें एक विशेष बात देखी गई है कि गृह स्वामी घर परिवार के साथ टिकता नहीं है, ज्यादातर वहाँ पे वो एकांतवासी हो जाता है, या बैरागी टाइप का हो जाता है, उसके मन में बैरागी की भावना आ जाती है अगर वो उस तरह के भूखंड में रहता है। तो जो भूस्वामी है उसके लिए यह भूखंड अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर सही जो कहना चाहिए सांसारिक सुख है, पारिवारिक सुख है, उनमें न्यूनता यह प्रदान करता है। इसलिए ऐसे भूखंड से बचना चाहिए। तो मुख्यतः ये जो अभी हमने शेप की बात की है, तो इस तरह के शेप रहते हैं प्लॉट के। तो इनको हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी कोई हमसे चर्चा करे, तो हमें किस तरह का भूखंड रखना है नहीं रखना है, इन सब पर हम चर्चा कर सकते हैं। यहाँ तक किसी की कोई परेशानी? भूखंड का जो आकृति है ये वाला पार्ट पूरा हो गया, फिर मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ दूसरे टॉपिक के साथ। वैसे तो क्लियर है, ये पीपीटी में मैंने बना के भी दिया हुआ है। अब आपको जब एग्जाम में आएगा तो अब एग्जाम के दृष्टिकोण से आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, तो आपके पास में डिटेल बन जाएगी। ऐसी आप इमेज बनाएं और आपको लिखा गया है। आपके क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकते हैं कि कौन से शेप हैं या कौन से आकार हैं जिनके अकॉर्डिंग भूखंड लेना उपयुक्त होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे को इसमें बताना है कि हमारा जो जो अच्छे आकार है वो बता सकते हैं, कौन से आकार है जिनके लिए लेना बेकार है तो हम जो नेगेटिव वाले होता है। या क्वेश्चन ये आता है कि इसकी विवेचना कीजिए, तो विवेचना में हमें सभी कुछ बताना है, शॉर्ट में बताना है। ये आज का हमारा ये पार्ट था। ये समझ में आया? यहाँ कहीं कोई दिक्कत? अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो हम एक टॉपिक और आज एक और कवर करेंगे इसी के साथ। वो है हमारा, जी कोई कुछ कह रहा है क्या? हम्म। नहीं, तो हम आगे एक टॉपिक और कवर करने जा रहे हैं। इस टॉपिक के साथ में थोड़ा समझे। अब जैसे हमारा भूखंड निश्चित हो जाता है कि हमें ये भूखंड लेना है, तो इसके बाद बात आती है कि अब भूखंड किस टाइप का हो। तो हमने जब पहले भूमि परीक्षा कर ली, तो भूमि परीक्षा के हिसाब से उसका आकार देख लिया कि किस तरह का है किस तरह का नहीं है, कौन सा सही है कौन सा उपयुक्त है कौन सा नहीं है। इसके बाद बात आती है कि भाई भूखंड में ढाल किस तरह हो, भूखंड का जो ढलान है वो किस तरह हो। तो ये हम यहाँ पर बात करते हैं। और ढलान के लिए हम देखते हैं, जरा एक मिनट में अभी हटा दूं तो उसको सही हो जाएगा। हम्म, भूखंड में जब हम ढाल की बात करते हैं तो यहाँ पर चीज आती है कि एक मिनट बस मैं इसको चालू कर रहा हूँ। हाँ,
कि अब ढाल हमारा किस तरफ होना चाहिए, इसकी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ढाल बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी भी भूखंड में। आपने देखा होगा कि जब भी हम ढाल की बात करते हैं तो यहाँ चर्चा आती है कि ढाल किस साइड में हो, क्योंकि कोई सा भी डायरेक्शन आप लेंगे तो वो उपयुक्त है या नहीं, सबसे पहले ये बात की जाती है। ढलान का अर्थ है एक साइड से ऊंचा रहेगा, एक साइड से नीचा रहेगा। तो आप देखिए भूखंड में कौन सी साइड ऊंची रहनी पर्याप्त है। आप जानते हैं कि जो भूखंड का ईशान कोण है, मतलब उत्तर और पूर्व के मध्य का कोण है, वह देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य में आता है। और बृहस्पति एक भारी ग्रह है, ठीक है। और भारी ग्रह होने के कारण संतुलन करना है। उसके विपरीत जो है नैऋत्य कोण है, तो नैऋत्य कोण में अगर हम देखते हैं तो नैऋत्य कोण में नैऋत्य देवी का स्थान आता है, किंतु वहां पर अगर आप देखें तो नैऋत्य देवी के साथ में अगर राहु का है वो, ठीक है, जो ग्रह है वो राहु है। तो राहु कैसा है, छाया ग्रह है, हल्का ग्रह है। अब आप देखिए संतुलन कैसे होगा, यदि हम किसी चीज में अगर हम भारी चीज यहाँ होगी तो भारी चीज दब जाएगी, तो ये ऊंची होनी चाहिए। तो यहाँ पर यहाँ इसको जब हम संतुलन करना है तो ये क्या करें, यहाँ से कुछ चीज निकाल दें। तो आप देखिए ईशान कोण से मिट्टी वगैरह निकाल कर वहां पर तल घर वगैरह या कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक ऐसी चीज बना दी जाती है, तो जिससे उसका भार संतुलन हो जाए। अगर ऐसा नहीं है, दोनों बराबर हैं, तो फिर यहाँ मिट्टी डाल के इसे ऊंचा कर दिया जाए, तभी तो भार संतुलन होगा। तो जब भी हम देखते हैं तो ढाल किस तरफ से हो जाएगा, ऐसे मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की तरफ हो जाए, उत्तर पूर्व की तरफ हो जाएगा। तो उत्तर पूर्व बना ईशान कोण की तरफ हो जाएगा नैऋत्य कोण से। तो इसलिए हम देखते हैं कि ढाल के लिए उपयुक्त स्थान यही है। अब ढाल होने से क्या है कि वो एरिया नीचा होगा। नीचा होगा तो कौन सा एरिया भूखंड के लिए सबसे नीचा होना चाहिए, तो पूर्व से लेके उत्तर के मध्य के क्षेत्र जितना भी है वो ठीक है, क्योंकि वहां के जो अधिपति हैं, देवता हैं, जो दिक्पाल हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी देने वाले हैं। तो जब वो एरिया नीचे होगा तो उनकी एक्सेस घर के अंदर ज्यादा अच्छी से रहेगी। तो जब एक्सेस घर के अंदर ज्यादा अच्छे से रहेगी तो उसके शुभ परिणाम हमें मिलेंगे। ये कौन कौन से, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करें कि सबसे पहली चीज अगर आप देखें तो उत्तर में कौन है, बुध है, ठीक है। उत्तर पूर्व में कौन है, बृहस्पति जी हैं। बुध जो है बुद्धि का कारक है, बृहस्पति जो है वो ज्ञान के कारक हैं। तो बुद्धि और ज्ञान का प्रभाव हर व्यक्ति को चाहिए और जीवन भर रहता ही है, चाहे स्टूडेंट हो या नहीं हो। बुद्धि और बिना ज्ञान के व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। तो इन दोनों का, और पूर्व जो है सूर्य ग्रह के अधिपत्य में आता है। तो आप देखें तीनों ग्रह बड़े ही जीवन को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है। सूर्य जो है वो शौर्य पराक्रम और आत्मबल का द्योतक है। बुध जो है बुद्धि का कारक है। और बृहस्पति जो है, देवगुरु बृहस्पति की हम बात करते हैं, वो ज्ञान के कारक हैं। तो एक व्यक्ति को यही तो चाहिए अपने जीवन में सफल होने के लिए, जिसके पास अच्छी बुद्धि हो, कुशाग्र बुद्धि हो, अच्छा ज्ञान हो, प्लस इन सब के साथ उसका आत्मबल, उसका शौर्य बल अगर अच्छा है तो वह निश्चित ही अपने जीवन में तरक्की कर सकता है। तो ये कैसे संभव है, इसके लिए हमने देखा कि हमारा पूर्व से लेकर उत्तर तक का जो क्षेत्र है वो नीचा होना चाहिए, और इधर जो दक्षिण और दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र है पूर्व पश्चिम तक का, इसको ऊंचा होना चाहिए। तो एक मोटी मोटी बात हमें समझ में आ गई, ढाल ये होना चाहिए। अब ढाल को देखे कैसे, देखिए किसी भी जगह आप जाएंगे ढाल देखने का, तो जब प्लॉट बन रहा है तब तो अपन एक अंदाज ले सकते हैं, लेकिन बने हुए का देखने के लिए जनरली होता यही है, वास्तु किस बनते टाइम पे कम, मकान बनने के बाद ज्यादा आते हैं। तो आप छत पर जाकर देखिए, छत पर पानी फैलाइए और पानी फैलाकर आप देखें, जैसे एक बाल्टी में पानी लें और उसको छत पर डाल दें और देखें किस साइड में पानी सबसे ज्यादा जा रहा है, तो मकान का हम ढाल उस तरफ ही मानकर चलते हैं, ठीक है। तो इसको हम व्यवहारिक प्रयोग में इस तरीके से देख सकते हैं। हो सकता है कि दो तीन तरफ जा रहा हो तो उसको बैलेंस करने की जरूरत होती है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप देखें पॉजिटिव साइड में ज्यादा जा रहा है ढाल या नेगेटिव साइड में ज्यादा जा रहा है। तो इस सबको हमें ध्यान रखना होगा और ये हमें प्रैक्टिकल सीखना होगा, क्योंकि जब तक हमें प्रैक्टिकल नहीं आएगा तब तक हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो ये जो हमने बात की यहाँ पर वो बात आ गई है कि किस तरीके से हम देखेंगे, ये हमें जानना चाहिए। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इनके फल क्या होते हैं, ये हमें समझने की बात है। देखिए सीधी सीधी बात है, जो जैसे ग्रह हैं उनके अनुसार फल भी वैसे ही होंगे। यदि ग्रह शुभ हैं तो फल भी शुभ मिलेंगे। अब आप देखिए कि अगर उत्तर दिशा की तरफ ढाल है, तो देखिए वो ढाल में किस ग्रह का प्रभाव आ गया, बुध का आ गया। देवता कौन हो गए, कुबेर हो गए। तो एनर्जी घर में नीचापन हो गया, तो एनर्जी जब आएगी अंदर घर के अंदर तो कौन सी आएगी, उत्तर दिशा से, जो धन संपदा को बुद्धि को बढ़ाए, ऐसी सम आएगी।
तो ये इस तरीके से अपन ध्यान रख सकते हैं और समझ सकते हैं इन चीजों को, ये हमें जानना चाहिए। जब तक हम इन चीजों को नहीं जानेंगे तब तक हमारे लिए बड़ी परेशानी की दिक्कत है और समझ में नहीं आएगा। फिर हम बात कर रहे हैं कि अब कौन सी दिशा में, अगर आप देखें तो ढाल होने का जो विश्वकर्मा प्रकाश में लिखा गया है उसके अनुसार है कि अगर ढाल पूर्व दिशा में हो, पूर्व की दिशा में पूरा ढाल है मकान का, तो समझ लीजिए धन लाभ की स्थिति है आपकी। अच्छा, क्योंकि हमने कहा ना पूर्व से लेकर उत्तर तक अच्छे होते हैं, तो आप देखिए ये अच्छा है। इसके बाद दूसरा है, अगर हम इसके विपरीत जाते हैं दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में यदि ढाल रख दिया जहाँ राहु का स्थान है, सॉरी राहु का नहीं है, ये आपका दक्षिण पूर्व हो गया आग्नेय कोण, उसके बगल में आ गए तो आग्नेय कोण में आ गए तो अग्नि का स्थान है। हाँ, और जब अग्नि के स्थान में हम देखते हैं तो इससे हमें संताप माने दुखाग्नि मिलती है, तो इससे हमें दुख मिलेगा। तो दक्षिण पूर्व में ढाल होने से, क्योंकि अग्नि का स्थान है और वहां जल का आप ढाल रख रहे हैं तो बेकार है, तो ढलान नहीं होनी चाहिए उस साइड। ठीक है, तो ये ढलान की हम बात करी, ये ढलान नहीं होना चाहिए। फिर दक्षिण दिशा में यदि ढलान होती है तो वो यम का चित्र है, तो हमने यम को न्योता दे दिया एक तरह से, तो मृत्यु का भय बना रहेगा, जो कि गलत है। भारतीय संस्कृति में इसलिए दक्षिण मुखी मकानों को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम दक्षिण के बाद दक्षिण पश्चिम की। तो वो तो हमें पता है ही कि वो स्थान तो नैऋति देवी का है, राहु का क्षेत्र है, तो वो ठीक नहीं है। और उसको हम कैसा मान के चलते हैं, उसको हम डर का कारक मान के चलते हैं, और जो सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा शनि की दिशा है, वरुण देव वहां के अधिपति हैं, तो वो दिशा पश्चिम दिशा ठीक नहीं है, कलह व झगड़ा देगी। उसके बगल उत्तर पश्चिम में आ गए तो यहाँ भी मृत्यु का भय, बीमारी, हाँ, स्वास्थ्य को लेके पीड़ा, ये सब बना रहता है। उत्तर दिशा ये ठीक है, वंश वृद्धि के लिए, धन वृद्धि के लिए। अभी हमने कहा ही कि उत्तर दिशा की तरफ ढलान है, तो वो ठीक, ढलान ठीक है। फिर उत्तर पूर्व की तरफ तो है ही धन, तो हम तेरे समझा ही रहे हैं कि गुरु का क्षेत्र है, तो वो आ जाता है, तो वो ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं असमतल की, कि यदि कोई प्लॉट ऐसा है जो समतल नहीं है, ऊंचा नीचा है, उबड़ खाबड़ है, तो उसे समतल कर ले तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, और नहीं तो वंश हानि का कारक बनता है। अब आप देखें, आज हमने अभी जो हमने बात की थी, अभी हमने ढाल की बात की है, उसके पहले हमने जो बात की थी आकृति की बात की थी। क्या आपको एग्जैक्ट इसी आकृति का मकान मिल जाएगा जो लिखी हुई है शास्त्रों में? संभवतः नहीं मिलता। आयताकार वर्गाकार तब भी मिल जाते हैं, बाकी की दिक्कत है। तो आप समझिए इसको कैसे करना है। अगर हमारा भूखंड ऐसा है जिसमें हम बीच में कुछ स्थान निकाल दें और बीच में आयताकार या वर्गाकार बना लें, तो ऐसा कोई उस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो फलदायी है। लेकिन वो पूरी चूंकि आजकल क्या होगा, जमीन कोई छोड़ता नहीं है, तो पूरी जमीन का प्रयोग कर रहे हैं और वो आड़ी टेढ़ी है, तो निश्चित ही कोई उसका जो कोना है वो कटा हुआ होगा, उसके कारण वहां रहने वाले लोगों को परेशानी है। इसलिए ऐसी भूमि का हमें चयन नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए ऐसी चीज को। तो ये एक इसमें बतलाया गया कि बड़ा ही सिद्धांत बड़ा अच्छा है। ढलान का भी हमने देखा, ढलान का छोटा सा था पार्ट, अभी मैंने बताया। इसको हम ऐसे देखें, अगर हम पूर्व दिशा में हैं, इसको दूसरे उसमें दिया हुआ है कि पूर्व दिशा में अगर देखें ढलान हो, तो क्या मिलता है, इसके कारक है सूर्य, इंद्र और श्री। मतलब सूर्य तो देवता हो गए, सॉरी ग्रह हो गए, और इंद्र देवता हो गए, और श्री मतलब जो देवी हैं उनके लिए लिखा गया। बोले कह रहा है ऐसा ढलान अगर मकान में है पूर्व की तरफ, तो प्रतिष्ठा, वैभव और सफलता तो शांति प्रदायक होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में जो कौन है, शनि महाराज हैं, वरुण देवता हैं, और वारुणी उसके एरिया है पूरा। तो इसको हमने बात कर दी। तो यहाँ पर अगर पश्चिम दिशा की तरफ ढलान होगा तो कलह, शोक और झगड़े, इस तरह की जो चीजें हैं वो बनी रहेंगी, परेशानी बनी रहेगी, और लोग शांति से नहीं रह पाएंगे। इसके बाद दक्षिण दिशा की हम बात करते हैं। दक्षिण दिशा में यदि ढलान होगा तो ये मंगल की दिशा है, यम यहाँ के अधिपति हैं, और वज यहाँ पर रहते हैं। ये जो हमारे 81 पद वास्तु है ना, उसमें आए हैं, उन्हीं लोगों का नाम है। तो उसमें कह रहे हैं रोग, खराब स्वास्थ्य और मृत्यु, तीन चीजें इसमें आती हैं, और जिनका ध्यान रखना चाहिए कि मंगल की तरफ जैसे ही अगर आप ध्यान रखते हैं तो मंगल की तरफ की जो नेगेटिविटी है, मतलब दक्षिण दिशा की, वो आना चालू हो जाती है, और व्यक्ति को अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं उत्तर दिशा की। अब उत्तर दिशा किसकी है, कुबेर की है। अब बुध अधिष्ठाता हो गए, और मणि यहाँ पर जो रत्न निकला है
समुद्र मंथन से वो मणि है, तो मणि को यहाँ लिया गया है। तो ये अच्छी है, उत्तम स्वास्थ्य प्रदायक है, धन प्रदायक है, इसको हम ले सकते हैं। ठीक है, फिर दक्षिण पश्चिम में आ गए तो राहु और नैऋति देवी का स्थान आ गया। और ये क्या है, यहाँ पे जितने भी मनोविकार हैं, मानसिक उन्माद हैं, वो सारे की सारी परेशानियां, जब अगर यहाँ पर ऊंचाई नहीं होगी, इस एरिया में ढलान होगा, तो घर में रहने वाले लोगों को इस तरह की परेशानियां फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं उत्तर पश्चिम की, चंद्रमा की, वायुदेव की बात कर रहे हैं। ये भी बिखराव, रोग, शत्रु वृद्धि, इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो परेशानियां हैं वो सबसे ज्यादा इस तरह की होगी। किसी प्रकार का रोग हो सकता है, कोई आपको मन में कोई उद्विग्नता हो सकती है, जिसके कारण असंतोष असंतोष की भावना आ जाए, इस तरह की चीजें हैं। फिर दक्षिण पूर्व की हम बात कर रहे हैं, तो ये शुक्र और अग्निदेव का स्थान है, कामधेनु यहाँ की जो रत्न है। ये भी धनानी अग्नि से डर उसके भाव में कमी को बतलाता है कि भाई यहाँ अग्नि अग्नि का स्थान है, यहाँ पर अग्निकारक चीजें होनी चाहिए, जल तत्व नहीं रहना चाहिए। जल तत्व यदि होता है तो वो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बने। फिर उत्तर पूर्व की बात कर रहे हैं। उत्तर पूर्व में जो हम बात कर रहे थे अभी तक, बात वही अच्छा है। बृहस्पति यहाँ के अधिष्ठाता है, इस देवता है। और जो अमीय है, मतलब इसको एक तरह से अमृत के रूप का गया है, ये इसके यहाँ का रत्न है। ठीक है, अगर उत्तर पूर्व में अगर ढलान हो तो उसे सर्वोत्तम कहा गया है। उससे यह उत्तम होती है, प्रसिद्धिदायक होती है, धन लाभ तो सुविधाओं में वृद्धि करने वाली ऐसी चीज व्यवस्था कही गई है। तो हमें दोनों पार्ट हमने कवर किए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह का प्रयोग करने जा रहे हैं और कहाँ हमें किस तरह की बात का ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना काफी है। ये दोनों चीजें हो गई, हमने आकृति भी पढ़ ली है, भूखंड की आकृति कैसी होनी चाहिए, और हमने ये भी देख लिया है। अब हमारे पास अभी 5-10 मिनट बचे हैं। यदि कोई कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में पूछना चाहता है तो मुझसे पूछ सकता है। अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ डिस्कशन करना है, जो आप जानना चाहते हैं, पूछें। अभी तक जो समझाया उसमें कोई कंफ्यूजन हो, बताएं। जैसे सर आपने ये अभी ढाल का बात की है, तो अपना जो कंस्ट्रक्टेड मकान होता है, तो उसमें जी, कैसे देखें? छत पे तो अपन ने देख लिया, लेकिन अगर मतलब उसमें तो अलग अलग टुकड़ों में रहती है ना, बने कहीं का कहीं देखिए कहीं। देखिए फ्लैट वगैरह में तो अलग अलग कमरे देखेंगे तो उसमें तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम भूखंड पे है तो हम ओवरऑल मेन कंस्ट्रक्टेड एरिया कितना है तो छत से हम तो देख सकते हैं। या फिर पूरे घर का निकासी किस तरफ जा रहा है, अपन पानी का किस डायरेक्शन में जा रहा है, मेन जो बाहर एग्जिट है पानी का, वो अपन को देख सकते हैं, उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं। जनरली पुराने घरों में क्या होता था, छत से अपन देख लेते थे, छत पूरी एक ओवरऑल बनती थी, तो छत से अपन देख सकते थे कि छत पर पानी डालकर कि पानी किस डायरेक्शन में जाता है। जहां टुकड़ों में है तो वहां देख सकते हैं कि मेन पानी का एंट्रेंस, सॉरी एग्जिट कहाँ से हो रहा है। तो पूरे घर का जैसे पूरा जो मेन मोरी या नाली होती है, वहां से पानी किस साइड में जा रहा है, तो ढाल उसी साइड होगा। इससे हम पता कर सकते हैं। बाकी फ्लैट में थोड़ा मुश्किल है, फ्लैट के लिए अपन थोड़ा सिद्धांत फिर दूसरे लगाते हैं, इन सिद्धांतों का प्रयोग नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन अलग टाइप का होता जैसे सर हमारा खुद का घर है, तो उसमें है। क्या फ्रंट हाल अलग है, क्योंकि फ्रंट का पोर्शन अलग है। उसके बाद हम्म। फिर साइड में घर बना है, फिर साइड वाला हमारा पूरा ओपन है, तो उसका ढाल बिल्कुल अलग है। तो उसमें तो अपन जहाँ कैसे? जहाँ अपन रह रहे हैं कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसका देखें पहले अपन। जो खाली है, खाली का तो अभी कुछ नहीं करना, पहले कंस्ट्रक्ट का देखें। और खाली एरिया में तो सारी एनर्जी काम कर रही होगी एज कंपेरिजन टू कंस्ट्रक्टेड। तो कंस्ट्रक्टेड में बाधित होती है सबसे ज्यादा एनर्जी, तो पहले अपन कंस्ट्रक्टेड के लिए देखते हैं। तो उसको आप देखें पहले, फिर खाली वाले का बाद में देखेंगे। इस वो बने तरीके से हुए आप चेक। हाँ हाँ, जो बना हुआ है कंस्ट्रक्टेड पार्ट है उसको हम पहले देखें। और पूछिए कोई, और कोई डाउट। थोड़ा आप डिस्कशन करेंगे तो उससे फायदा ये